नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज देश का गौरव और राजधानी लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला ने आज राजधानी लखनऊ में कदम रखा और लखनऊ में कदम रखते ही एक अलग ही माहौल, एक अलग ही भाव नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा बुलंद किया था और उसके बाद आज जब उनके गृह जनपद में उनकी वापसी होती है तो माहौल देखने लायक होता है। चारों तरफ उनके स्वागत के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे और ठीक हमारे पीछे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जिसमें इस वक्त शुभांशु शुक्ला है और इनके ऑडिटोरियम में तमाम जो उनके लिए व्यवस्था की गई थी, इस ऑडिटोरियम में तमाम लोग मौजूद हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, उनके साथी हो, चाहे सहयोगी हो, तमाम लोग हैं जो इस वक्त इस ऑडिटोरियम में मौजूद है। तो उनके सम्मान को लेकर के सीएमएस स्कूल ने ये तमाम यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला ने न सिर्फ भारत का नाम बढ़ाया है बल्कि भारत के मान और सम्मान में जो ऊंचाइयां तक उन्होंने पहुंचाए, वो एक बहुत बड़ी बात, देखने वाली बात है। और शायद यही कारण है कि जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी उसी स्कूल में उनका सम्मान समारोह रखा गया। ठीक हमारे पीछे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है और इसी सीएमएस स्कूल में शुभांशु शुक्ला के लिए एक स्पेशल इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज वो स्कूल के अंदर है। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ में प्रदेश के जो चीफ है बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, वो भी मौजूद होते हैं, उनके माता पिता, तमाम लोग होते हैं और उनका भव्य स्वागत करते हैं। एयरपोर्ट से वो थार गाड़ी से निकलते हैं, G20 चौराहे के बाद वो एक रथ पर सवार होते हैं और रथ पर सवार होकर के सीधे इसी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पहुंचते हैं और बच्चों का न सिर्फ अभिवादन करते हैं बल्कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं, तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो रास्ते में न सिर्फ गौरव का उन्होंने उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया, जिसको साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। हाथों में तिरंगा था, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, तमाम लोग थे, बच्चे थे, जिन्होंने एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। आपको बता दें, यहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सीएम योगी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा है जो कि लोक भवन में होगा और वो वहां पहुंच करके इस सम्मान में शामिल होंगे। एक और खबर आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के बीजेपी ने कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने इसको लेकर के मंडल स्तर के जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं उनको एक संदेश दिया और साफ तौर पर बता दिया है कि अभी से ही जुट जाए, क्योंकि 2026 में जो पंचायत होगा, चुनाव होगा, वो लिटमस टेस्ट है बीजेपी के लिए, क्योंकि इस चुनाव में ये चीजें तय हो पाएंगी कि बीजेपी कहां पर स्टैंड करती है। इसी को लेकर उसने अपने कार्यकर्ताओं को भी साफ तौर पर संदेश दिया है कि कुछ भी हो जाए, एकदम मजबूती के साथ पंचायत चुनाव में लग जाना है और जो भी कार्यकर्ता बेहतर प्रदर्शन करेगा उसको ना सिर्फ उसको सम्मानित किया जाएगा बल्कि बहुत सारी चीजें होंगी उसको भी लेकर के उसको बताया जाएगा। लेकिन एक बात साफ तौर पर जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं धनपाल सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में अपना किसी प्रकार से कि प्रत्याशी के लिए, क्योंकि तमाम बार ऐसी बात देखा जाता है कि जो लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो चाहे पंचायत सदस्य की बात हो, चाहे किसी न किसी समर्थन की बात हो, उसको लेकर के आपसी विवाद देखने को मिलता है। साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कार्यकर्ताओं से कि इससे दूरी बनाइए और जो भी अधिकृत प्रत्याशी होगा, अगर बीजेपी जिसको उतारती है मैदान में, उसका सहयोग कीजिए। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके हमारे साथी जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड, देखिए, खबर बताने से पहले, खबर बहुत गंभीर है, खबर बताने से पहले हमारे पास 2 मिनट कुछ सेकंड की एक बाइट है पीड़ित की, मैं चाहूंगा वो है, और उसमें पुलिस की भी बाइट है, वो आप पूरी बाइट सुनिएगा, उसके बाद में खबर पर। आपका परिचय क्या है? हमारा दिव्या स्टाफ नर्स सीएससी सरेनी के पद पे है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे साथ डॉक्टर राजेश गौतम ने हमें फोन करके अपने रूम पर बुलाया, हमको बदतमीजी की, मेरे साथ गलत तरीके से छुआ और उन्होंने बोला हमसे गलत तरीके से, तो अभद्रता की पूरा व्यवहार किया उन्होंने हमारे साथ, छेड़खानी की आपके साथ? हाँ, तो ये हमने जैसे ही हम वहां कमरे से बाहर निकले हैं रोते हुए, तो काफी हंगामा, हमने सबसे बताया अपनी बात कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो सबने बोला कंप्लेन करो, तो कंप्लेन तो हमने कर दी है। डॉक्टर राजेश गौतम कौन है? डॉक्टर राजेश गौतम है, अधीक्षक हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट। अच्छा, घटना कब की है? 21 तारीख की है घटना। 21 तारीख की घटना है। आपको अपने कमरे में बुलाया था? जी। अच्छा, तो आपने कहीं शिकायत की इसकी? हाँ, शिकायत की, 1076 पे भी किया है, 1090 पे भी किया है शिकायत हमने जी, और शिकायत तो दर्ज कर दी है। अभी आज जाके हम FIR भी उनके खिलाफ करेंगे जा रहे हैं।
तो आज हम जाएंगे, उनके नाम करेंगे FIR। अच्छा, यदि आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? नहीं, फिर हम आगे जाएंगे। न्याय नहीं मिला तो? हाँ, आगे जाएंगे और आगे भी लड़ेंगे हम, क्योंकि हम इनके साथ ड्यूटी नौकरी नहीं कर पाएंगे ऐसे तो, क्योंकि अधिकारी है, हम छोटे कर्मचारी हैं और ये तो हमको पीड़ित करते रहेंगे। तो अपने कमरे बुलाया था आपको? हाँ, और एक बार नहीं 2-3 बार इन्होंने फोन किया हमको। हमारे पास है डिटेल कि इन्होंने मुझे फोन किया, कई बार फोन किया, और कल रात में भी फोन कर रहे थे ये हमें। अच्छा। 9:30 बजे मेरे पास फोन आया है, और वो भी एक नहीं 4 बार कॉल किए हमको। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मामला सुलझा दो, खत्म कर दो। अच्छा। इस वजह से फोन कर रहे थे ये। इनको पता चला कि ये सब हुआ, कि हमने गलत किया, इस वजह से ये हमको फोन कर रहे थे। अब ये हमको फोन कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन अब हम मानेंगे नहीं, हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमको करना है, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमें गलत कोई सब लोग कहेंगे। आज दिनांक 22/8/2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरेनी की स्टाफ नर्स जो कि संविदा पे कार्यरत हैं, उनके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ही एक चिकित्सक पर 21/8/2025 को सायं छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उक्त प्रकरण में सभी सुसंगत साक्ष्यों के संकलन के उपरांत ही गुण दोष के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अखंड, मैंने इसलिए कहा कि पूरी बाइट आप सुनिए, और क्योंकि ये इसका एक रीजन था। हम घटना पे आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अधिकारी है वो ही अपने नीचे जो स्टाफ है उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। और अगर ये घटना गलत होती तो मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि FIR लॉन्च ऑन द स्पॉट नहीं होता है। और पुलिस, हर पुलिसिंग की हमने देखी है, किसी भी मामले में आज के टाइम पे कोई भी थानेदार हो या कोई भी SP हो, वो एक चीज जरूर देखता है, या वो IG रेंज हो, कि अगर उसका प्रमोशन या उसकी कोई भी चीजें हैं तो वो अपने थाने में FIR लिखने से वंचित हो, खासकर महिला अपराध में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, IBC 24 इसको कंफर्म नहीं कर रहा कि कल्प्रिट हैज बीन राइट, बट प्रथम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, कि प्रथम गाइडलाइन जो हमारी है कि हम कहीं से भी प्रथम सूचना जो होती है वो दर्ज करा सकते हैं, तो उसपे गंभीर जो जैसा कि क्षेत्राधिकारी विद्याशंकर त्रिपाठी ने बताया कि हम ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, हमें जो सूचना मिली है, और उस पर सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है, और उन धाराओं के तहत हमने जो है इस पे पर्टिकुलर जांच बिठाई है, और जांच होगी। जांच के बाद निर्णय आएगा कि एग्जैक्टली होना क्या है, और उसके बाद ही उस पे आगे जो और धारा या जो और गंभीर चीजें रहेंगी वो की जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से इस महिला ने आरोप लगाया, क्या अब नीचे स्तर पे काम करना है तो आपको मोलेस्टेशन झेलना पड़ेगा? क्या आपको अपने सीनियर के प्राइवेट, जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर पे बुलाया, तो फिलहाल इस सब पूरे मामले पर IBC 24 की आज सुबह जब CMO नवीन चंद्रा से बात हुई तो नवीन चंद्रा ने कहा कि उनका जो है वहां से ट्रांसफर, सरेनी में थे, ये सरेनी वहां की विधानसभा है, तो इन्होंने ऊंचाहार विधानसभा में उसका ट्रांसफर, मतलब ऊंचाहार वहां के CSC से उठा करके इनको ये CSC अधीक्षक थे वहां पे सरेनी में, और इनको उठा करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है ऊंचाहार CSC में। लेकिन जब हमने क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि क्या अगर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया थाने में तो क्या CMO साहब वाजिब था कि इनका निलंबन होना चाहिए था? लेकिन उनका सवाल था, ये हमारा सवाल था एज अ मीडिया, तो उन्होंने कहा कि अभी जांच नहीं हुई है, और जांच हम भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, अपने अपने दोनों डिपार्टमेंट कर रहे हैं, और जांच के बाद एग्जैक्टली निकल के सामने आएगा कि है क्या, और उस पर हम अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे अपने डिपार्टमेंट को, यानी कि सूबे के डिप्टी CM जो स्वास्थ्य विभाग है उसको जाएगा, सचिवालय लखनऊ जहां भी उनका अपना कार्यालय है वहां जाएगा। उसके बाद एग्जैक्टली इस मामले में पर्दा खुलेगा कि क्या महिला सही थी या फिर वो सही थे। लेकिन महिला का कहना है हमारे पास 4 इनकमिंग कॉल है, इन्होंने बुलाया और हम इनके नीचे स्टाफ काम करते हैं, स्टाफ नर्स है वहीं पे, तो हमको, और महिला ने एक बड़ी अच्छी चीज कही, मैं सूर्यकांत निराला जी की एक बड़ी अच्छी लाइन है, अब
मुझे जहां तक याद है, जहां तक मैंने पढ़ी, क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया, हो सकता है कभी ना हो वो, लेकिन नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और अखंड मैं एक चीज फिर कहूंगा कि ऐसी महिला और ऐसे अगर हमारे देश में महिलाएं हैं जिन्होंने ठान लिया है कि नहीं, अगर हमारे साथ गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है, मैं फिर कहूंगा अगर गलत हुआ है, तो हम अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। और ये बड़ा अच्छा निर्णय है इस महिला का कि अगर गलत है तो उसके साथ सरकार खड़ी है, सूबे की सरकार है, सूबे का प्रशासन है, और इसको लेकर के हम कहीं ना कहीं सशक्त हैं। और महिला सशक्तिकरण के खिलाफ सरकार खड़ी है, उसके साथ ये दिख रहा है कि उस पर एफआईआर दर्ज किया गया और आने वाले समय में जांच हो रही है। अगर वो दोषी होंगे तो उस तरीके से उनको कठोरतम सजा दी जाएगी, और दोनों विभाग कह रहा है। लेकिन अभी पहली प्रथम सूचना पर उनकी एफआईआर दर्ज की गई, जांच की जा रही है। ये मामला गंभीर मामला है। अगर इस तरीके के अधिकारी और भी ऐसे अधिकारी होंगे जिले में, मैं ये नहीं कर रहा हूं, हो सकते हैं या होंगे, जो ऐसे तरीके का मोलेस्टेशन प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो करते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं फुल आजादी है, इसको स्वतंत्र भारत कहते हैं। तो हम उस 89 भी अभी हमने 15 अगस्त, आज 25 है, अभी 15 अगस्त को हमने 10 दिन पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो इसी को स्वतंत्र भारत कहते हैं। जी अखंड। सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर कि एक जो संविदा पे स्टाफ नर्स है, उसने सीएससी अधीक्षक पे इस तरीके का आरोप लगाया है, और जबकि बाइट है, लोग छिपते हैं खुलेआम, इस तरीके से आप आकर के बात कर रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन क्या केवल एक अधिकारी का, एक सीएससी अधीक्षक का केवल एक जगह से ट्रांसफर कर देना दूसरी जगह पर, क्या ये सही है? ठीक है, जांच होगी, जांच में क्या चीजें निकल के सामने आएंगी वो बात का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अगर पद पर है, पद पर बने रहता है, तो क्या इस तरीके से वो जांच में कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित नहीं करेगा? तो क्या इसको लेकर के क्या उनको इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए था? अगर एफआईआर लिख ली गई है, अगर महिलाएं बयान दे रही है, महिलाओं को इतना शौक तो है कि क्या करके वो अननेसेसरी कोई बातचीत करेंगी। और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की उन्होंने बात की है, मीडिया में आकर के बात की है, तो उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को इस बारे में भी इत्तला किया होगा, कोई ना कोई साक्ष्य जरूर दिए होंगे। और अगर एफआईआर जैसी चीजें लिखी जाती हैं तो बिना साक्ष्य के नहीं लिखी जाती है। तो स्टार्टिंग में ये माना जाए कि कोई ना कोई साक्ष्य उनके पास है, लेकिन सवाल यही उठ खड़ा होता है कि अगर एक व्यक्ति अपने पद पर है, भले वो उस जगह से हट के किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया हो, क्या वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकता है? सबसे बड़ी बात है कि वो साफ तौर पर बोल रही है कि उन्होंने 16 समझौते के लिए उनके पास फिर से फोन किया। क्या आबरू के साथ आबरू के साथ समझौता करना चाहिए? क्या इस तरीके से चीजें आनी चाहिए कि एक महिला का जो सम्मान है, क्या उसे दूसरों पर वो आकर के उसके ऊपर जो छींटाकशी करे या उसकी बात, किसी अधीक्षक की बात ना माने, तो उसको शिकायत करने के बाद क्या उससे मामला मैनेज कर ले? तमाम ऐसे लोग हैं, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। निलंबन की तो इनके ऊपर नहीं, अगर निलंबन करते तो कम से कम जांच, किसी जगह पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए थी। तो क्यों नहीं इस तरीके का एक्शन लिया गया? सवाल तो ये नहीं है। देखिए अखंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एज ए ह्यूमन जर्नलिस्ट हटा दिया जाए तो एज ए ह्यूमन मुझे लगता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक फैसला। और जैसे आपने कहा कि एक बड़ा पॉइंट आपने उठाया है, और ये एग्जैक्टली एकदम सही है, और ये हमें करना भी चाहिए था कि एक उसी पद पे, हम एक ही डिस्ट्रिक्ट में हैं, कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, उसी पद पे रह करके क्या जांच को प्रभावित कर सकता है या नहीं? तो बिल्कुल 110% कर सकता है। और जिस तरीके की आज की दुनिया है खरीद और फरोख्त की, तो खरीद फरोख्त की दुनिया में आज के जमाने में पैसे के आगे बड़े बड़े लोगों को झुकते देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये महिला स्टैंड कर गई तो अखंड फिर, और अगर घटना सत्य हुई, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं, IBC 24 ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर ये घटना सत्य हुई तो इन महोदय को जिंदगी तो छोड़ दीजिए, इनके आने वाली 7 पुस्तों को सरकारी नौकरी के बारे में या प्राइवेट नौकरी के बारे में सोचना होगा। और किसी महिला के साथ ऐसे अपराध करने से पहले 10 बार अपनी आल औलाद को बता के जाएंगे कि बच्चा सब कुछ कर लेना, लेकिन लाइफ में किसी महिला के साथ बदतमीजी मत करना। तो आपका ये बड़ा सवाल है। और रही बात निलंबन की और कड़ी कार्रवाई की, तो डेफिनेटली देखने को भी मिलेगी। जांच के बाद जो कुछ सामने निकल के आएगा उस पर सीएमओ ने भी आश्वासन दिया है, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन SP रायबरेली ने भी आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इनको सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा, वो जांच के बाद निकल। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि सीएमओ नवीन चंद्रा को इस पे पोस्टिंग ऑन द स्पॉट वहां दे रही है, तो इनके ऊपर एक ऐसा पहरा लगा के रखे। पहरा तो खैर लगाना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि कहां तक लगा पाएंगे, लेकिन आपने बड़ा सवाल उठाया।
क्या इससे ये चीजें खरीद फरोख्त कर सकते हैं और दबाव बना सकते हैं? तो ये बड़ा सवाल है आपका। जी अखंड। आज दबाव बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कानपुर में देखा गया है कि एक सीएमओ का जब ट्रांसफर हो जाता है फिर वो किसी वजह से वापस आता है तो तमाम कर्मचारी हैं वो पैर और छूने लगते हैं। तो कभी ना कभी अगर एक जिले में एक डॉक्टर जो रहता है तो तमाम उसके सहयोगी साथी भी रहते हैं तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसको मदद भी मिल सकती है। फिलहाल ये कहना ना आईबीसी की तरफ से ना हमारी ना आपकी तरफ से, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज है कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, पर एक महिला अगर इस तरीके की बात करती है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अगर एक काम करने वाला व्यक्ति, आपके अधीनस्थ कर्मचारी अगर आपके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहा है, वो भी घिनौना आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई बनती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई बनती है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जिले में ही ट्रांसफर किया गया है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे, क्योंकि प्रभाव होता है डॉक्टरों का भी, अधिकारियों का भी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या निकल करके सामने आता है, उसके बाद कौन सा एक्शन इनके ऊपर लिया जाता है। बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। त्रिलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। त्रिलोक चंद, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इस हादसे में न सिर्फ 9 लोगों की, 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, बल्कि सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लोग जाते हैं। क्या आरटीओ या तमाम जो जिला प्रशासन के लोग होते हैं क्या अपनी आंखें मूंद लेते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली को ही डबल डेकर बस नुमा बना दिया जाता है, जो हादसे का शिकार हो जाती है उसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है। क्या मुआवजा दे देने से क्या उनकी जिंदगियां वापस आ जाएंगी, या फिर कंडोलेंस कर लेने से यहाँ पर तमाम जो अधिकारी है मौके पर पहुंच जाएंगे उससे हो जाएगा? क्यों नहीं कोई प्रॉपर व्यवस्था की जाती है? अगर इस तरीके से तीर्थ स्थल पर लोग जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेते हैं और उसको डबल डेकर बस बना लेते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली को, तो अपने आप में सोचनीय विषय है। इसके लिए क्या कोई जिम्मेदार है? इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई, या फिर 9 लोगों की जो मौत हुई है यूं ही पानी में चली गई है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया सड़कों पर? देखिए खंड, मैं आपको बताऊं, आज बुलंदशहर के NH-24 पर जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 42 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जो अपने कासगंज से गोगामेंडी राजस्थान जा रहे थे। और रात 2:10 लगभग 10 मिनट पर एक कैंटर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारी और टक्कर इतनी भीषण थी, हादसा इतना भीषण है कि लोगों को बॉडी काटने के बाद निकाला गया। ट्रैक्टर ट्रॉली की बॉडी को हटा के खींच कर लोगों को निकाला गया है। और जिसमें जो 42 लोग घायल हैं, उन घायलों में लगभग 12 लोग हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिए गए हैं और उनका इलाज हायर मेडिकल सेंटर में चल रहा है। हालांकि जो आला अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, वो सभी मौके पे पहुंचे हैं, मंडल आयुक्त पहुंचे हैं, कमिश्नर पहुंचे हैं, बाकी SSP DM भी मौके पर पहुंचे थे। लेकिन आपका जो सवाल है कि जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली है उसको डबल डेकर बस बना दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं ITO प्रशासन की लापरवाही है और जिसको लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जिसमें अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो उधर किसान के जो लोग हैं, जो किसान यूनियन के लोग हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हैं आरटीओ के खिलाफ, क्योंकि ये सिर्फ कृषि यंत्र है और कृषि के उपयोग के लिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली बनाई गई है, ना कि सवारियां ढोने के लिए। सवारियां अगर इस तरह से चलती रहेंगी, पहली बात तो लोग, एक सवाल ये भी है, आज क्या जो किसान धरना प्रदर्शन करते हैं क्या उन लोग की जान वापस लेके आ पाएंगे? आप लोगों की जान क्या इतनी सस्ती है? जान इतनी जिंदगी कीमती है क्या, इतनी सस्ती है कि अपनी जान से ज्यादा लोग परवाह करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे ही जाने के लिए? ठीक है, कोई साधन नहीं है अगर, तो सरकार से गुहार लगाए, गुजारिश करे कि हमारे लिए श्रद्धालु यहाँ से वहां जाना चाहते हैं तो कम से कम उसकी कोई व्यवस्था की जाए। पर इतनी सस्ती है कीमत कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 42 लोग लग करके जा रहे थे, 9 लोगों की उसमें मौत हो जाती है, 12 लोग बता रहे हैं घायल हैं। अगर वहां पर प्रशासन पहुंच भी जाएगा तो क्या लोगों को जिंदा कर पाएगा? मुआवजा देने से उनके परिवार वाले वापस आ पाएंगे? छोटे छोटे बच्चों की भी मौत हो गई, महिलाओं की मौत हो गई, पुरुषों की मौत हो गई, कौन इसका जिम्मेदार? क्या किसान यूनियन के लोग जो इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते आएंगे, वो जिम्मेदार केवल और केवल प्रशासन को ठहराएंगे? कम से कम जिला प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और कम से कम खड़े होना चाहिए और बोलना चाहिए कि आखिरकार क्या कारण है कि इस तरीके से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को डबल डेकर बस बना दिया गया और आपके लोग सो रहे थे, कंटेनर ने टक्कर मारी, उन लोगों की मौत हो गई। कौन है वो लोग? क्यों नहीं जिम्मेदारी का अपना एहसास करते? क्या करने के लिए आरटीओ प्रशासन के लोग, कौन सी वो रात में देख करके निरीक्षण करते हैं? क्या केवल और केवल तमाम इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि जो प्रशासन है, आरटीओ प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं जो आरटीओ के अधिकारी है वो वसूली करने में लगे रहते हैं? तो कम से कम ऐसी जांच पड़ताल भी तो करें, लोगों की जान बच सके। तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुई उत्तर प्रदेश में, कहीं बसों में आग लग जाती है। इस तरीके से डग्गा मार वाहन अगर उत्तर प्रदेश में चलेंगे, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो उनकी जिंदगी के लिए कौन जिम्मेदार होगा?
क्या मुआवजा दे देने से अधिकारियों को मौके पर पहुंच जाने से क्या उनकी जिंदगी को समझ नहीं, किसी को समझ नहीं आ रहा। कम से कम किसान यूनियन वाले आप लोग को समझना चाहिए कि जिंदगी बहुत सस्ती नहीं है, कीमती है, और हर चीज का विरोध नहीं किया जाता है। आज क्या है कि एक छोटे से ऑटो रिक्शा में पता चलता है 7-7 8-8 लोग बैठ करके जाते हैं, वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। पुलिस कार्रवाई करती है तो आप सड़क पर धरने पर बैठ जाते हैं, उनकी जिंदगी वापस ला पाएंगे। लेकिन त्रिलोक चंद्र आरटीओ अधिकारी से पूछिएगा, और जिला प्रशासन के भी जो लोग हैं तमाम, उनसे पूछिएगा कि आखिरकार आपकी जिम्मेदारी थी, आप क्या सो रहे थे? किस तरह की घटना घटित हो जाती है, आप लोग आंख बंद किए रहते हैं, किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली चलेगी? क्या अवैध बदमाशी कोई करेगा तो क्या उसको आप करने देंगे? ये जरूर अधिकारी सवाल पूछेगा, उनकी वजह से ये 9 जिंदगियां चली गई हैं और 12 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कम से कम ये सवाल उनसे बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए त्रिलोक। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी बिल्कुल अखंड, देखिए खबर प्रतापगढ़ से 4 है और चारों इंपॉर्टेंट खबर रखती है, लेकिन 4 में से सबसे बड़ी खबर मैं छाट के आपको बताने जा रहा हूँ। वो है सुशील सिंह। सुशील सिंह ब्लॉक प्रमुख इस समय प्रतापगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश में भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक इसके तार जुड़े हुए हैं। आप भी वहां देख रहे हैं किस तरीके से पहले सुशील सिंह की वहां पे एक होटल से गिरफ्तारी की जाती है, फिर उसके बाद पुलिस रिमांड लेती है। रिमांड लेने के बाद वही लखनऊ से ही जो अपराध में गाड़ी यूज हुई थी ऑडी कार, वहीं से एक अपार्टमेंट से रिकवर करती है। कल सुशील सिंह की धर्मपत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे पास प्रेस नोट है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं पुलिस के ऊपर, वो ही बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से उन्होंने एक सीओ, एक इंस्पेक्टर और वहां के पुलिस कर्मियों के ऊपर आरोप लगाए। कल मेरी प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनको जो कहना है कहने दें, लेकिन हम लोगों ने अपना काम पूरी ईमानदारी के रूप से किया। कल मेरी टेलीफोनिक बात हो रही थी, तो हमने उनसे पूछा क्या आप इस पे एक बयान दे सकते हैं? कहते कि ये पूरी राजनीति खेली जा रही है, अभी तक ये कहाँ थी? और जब सुशील सिंह ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, तब भी उन्हें मनोज रजोशी जो कि सीओ सिटी है, सीओ पट्टी है, उनके ऊपर उन्होंने जो है आरोप लगाया। तो जब मैंने पूछा कि आपके सीओ के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुशील सिंह की धर्मपत्नी का सीओ ने हाथ पकड़ा और गंदे गंदे इशारे दिए गए, कितने साल की नौकरी हो गए, लेकिन आज तक कोई कंप्लेन उनकी नहीं आई, और टॉप मोस्ट में हमारे सीओ भी है। तो ऐसे आरोप तो पुलिस के ऊपर नहीं लगेंगे तो किसके ऊपर लगेंगे? फिलहाल जो आरोप इन्होंने दिए हैं कि एमडी जो नशीला पदार्थ बताया जा रहा है, वो नशीला पदार्थ जो है वहाँ पुलिस ने क्रिएट किया है सीन। लेकिन हमारे जब हमने डॉक्टर अनिल कुमार से इस पे बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये पूरा का पूरा तस्करा चलाता है, युवाओं को बर्बाद करता है, युवाओं के घर बर्बाद हो रहे हैं। और यही नहीं, प्रतापगढ़ में नहीं, जौनपुर, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, अमेठी समेत आसपास के कई जिलों में इसका कारोबार फल फूल रहा। 1995 से लेकर के खाता है हमारे पास। 1995 से इसका करियर का पूरा सुशील सिंह का करियर है मेरे पास। 1995 में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, 4 साल नौकरी किया, उसके बाद आइसक्रीम की फैक्ट्री डाली, आइसक्रीम की फैक्ट्री बंद हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से प्रतापगढ़ से बम्बई चला जाता है, बॉम्बे में कमाई शुरू करता है। वहां पे कमाने के बाद कहा जा सकता है, जो प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक का जो मेरी ओर पे बयान नहीं है, टेलीफोनिक जो मेरी वार्ता हुई है उनके हिसाब से, वहां उसने तस्कर नशों का कारोबार बढ़ाया। और फिर उसके बाद 2020 में प्रतापगढ़ आता है, 21 में अपने पिताजी को चुनाव लड़वाता है, और शपथ ग्रहण से पहले ही उनके पिताजी की मौत हो जाती है। सुशील सिंह के पिता की मौत हो जाती है। सोचिए, दबदबा इतना था कि सरकार के एक मंत्री जिसका साफ तौर पे नाम लिया जाता है, मोती सिंह के साथ 2020 में जुड़ता है। फिर उसके बाद पिताजी की मौत के बाद अपनी भाभी किरण सिंह को निर्विरोध प्रधान बना देता है। फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से केस चलता चला आ रहा है। कई मुकदमे हैं, 7 से अधिक मुकदमे हैं, अभी कागज निकाला जा रहा है। दबाव तो ये भी रहा कि 4 महीने पहले हरियाणा की पुलिस आती है, आधे घंटे के अंदर सुशील सिंह को छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो उस कोतवाली में पोस्टेड इंस्पेक्टर थे
मात्र 48 घंटे के अंदर जो है पट्टी कोतवाली से कुंडा कोतवाली भेज दिया जाता है। तो ये दबाव नहीं था क्या पुलिस के ऊपर, ये एक इंस्पेक्टर को 48 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अमन दीक्षित नाम था उनका, वो सुशील सिंह के एकदम करीब तक पहुंच चुके थे, नशे के कारोबार के एकदम करीब तक पहुंच चुके थे हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर के, लेकिन उनको वहां से हटा दिया जाता है। ये दबाव में काम किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर दबाव रखा गया। तो अगर उस टाइम सुशील सिंह की गिरफ्तारी हो जाती और कहीं से दबाव ना पड़ता पुलिस के ऊपर, तो आज जो 21 जुलाई को कितना जघन्य अपराध हुआ, वो अपराध कहीं ना कहीं बच जाता। अखंड ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि एएसपी के जो संभल के जो एसपी हैं, जो सीईओ थे, बहुत चर्चित चेहरे हैं, अनुज चौधरी, उन्होंने बयान दिया और उनका ये बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने बोला है कि टिकट ब्लैक करने वाले बड़े बड़े नेता बन गए हैं। जो व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड था 1995 में, आज वो ब्लॉक प्रमुख बन करके मौज काट रहा है, उसके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं और उसकी ही निशानदेही पर एक कहीं ना कहीं एक ड्रग का पैकेट मिलता है। तो क्या कहा जाए, क्या माना जाए, कौन उसको संरक्षण देते हैं? क्या माना जाए कि जो एडिशनल एसपी साहब बोल रहे हैं, अनुज चौधरी जी, वो सही है? क्योंकि ये तो उनके बयान को कहीं ना कहीं पुख्ता करने वाली बात है। उनकी बातों करने वाले तमाम ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं कि जो पहले कुछ नहीं हुआ करते थे, टिकट ब्लैक करते थे, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर नाम लगते हैं। अगर इस तरीके से वो बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, कहीं मंत्री, विधायक, सांसद बन जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं, तो सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार वो पुलिस करती क्या है जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है उन अपराधियों को पकड़ने के लिए। आराम से मौज काटते हैं वो, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में, किसी अपार्टमेंट से उनकी गाड़ी रिकवर की जाती है, उनकी निशानदेही पर ड्रग का पैकेट निकाला जाता है और उसके बाद एक अपराधी के लिए उनके परिवार वाले, अगर जैसा कि अभी निकल करके सामने आ रहा है, उसके बाद उसके घर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। अच्छी बात है, तमाम चीजें, सबको अधिकार है अपनी अपनी बातें रखने का, बोलने का, करने का। अब ये चीजें निकल करके सामने आ रही तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे ही। लेकिन ज्ञानेंद्र, जिस तरीके की कार्रवाई हुई है प्रतापगढ़ में, कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर पहले ही इस तरीके की कार्रवाई हो गई होती तो शायद इस तरीके की नौबत नहीं आती कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए इतने बड़ा जब वो बन जाता है, उसके साम्राज्य पर अब कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ज्ञानेंद्र, बहुत सारे लोग हैं, आपके पास खबरों का जखीरा है, जानते हैं, और आप खबरें भी बड़ी महत्वपूर्ण, आपके पास खबरें हैं, इसलिए एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे दूसरे स्लॉट में। तब तक हमारे तमाम जो सहयोगी जुड़े हुए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। आदर्श हमारे साथ जुड़े हो हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे, हरदोई जनपद में एक नया नियम लोगों ने निकाला, भोकाल दिखाने का। ऐसे ही एक भोकाल दिखाने वाले की जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला शाहबाद के एसडीएम से जुड़ा हुआ है। एसडीएम की जो गाड़ी थी, वो एसडीएम का ड्राइवर अपने गांव को लेकर गया था। यहाँ पर जो उसमें उस गाड़ी को लेकर वहां पर हुटर को बजाया जा रहा था। जब वो ग्रामीणों ने उनको मना किया तो उसने वो हुटर की आवाज को और तेज कर दिया। उसके बाद में ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। उस वायरल को लेकर वो वीडियो हम लोगों के पास गया, जिसके बाद हम लोग इसको खबर किया। आज एसडीएम के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात अखंड जी मैं बताना चाहूंगा, ये IBC 24 पर ही केवल सिंगल विजुअल चले थे, जिसकी वजह से इसकी गिरफ्तारी हुई है और बेटा गोकुल पुलिस अब उसको पकड़कर उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब बिल्कुल आदर्श, बहुत अच्छी भी खबर थी और आप खबरें इस तरह दिखाते हैं जो जनता से जुड़ी हुई होती है। सबसे बड़ी बात है कि लोग रौब गांठने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हैं। सरकारी वाहनों का उपयोग सरकारी अधिकारी के लिए है, लेकिन ये लोग जब अधिकारी उस गाड़ी से निकल भी जाता है उसके बाद भी रौब झाड़ते हैं, अपने घर, अपने रिश्तेदारों को उस गाड़ी से घुमाते हैं। और जिस तरीके की खबर आई है, तमाम ऐसी तस्वीरें राजधानी में भी देखने को मिली है। किसी के पिताजी बहुत बड़े पद पर हैं तो उनका बेटा हूटर लगाई हुई गाड़ी को, और उनके बच्चे, उनके परिवार वाले जो बत्ती जो की नई बैन है उसका इस्तेमाल करते हैं। सवाल यही है, जो तमाम लोग ये उत्तर प्रदेश के दर्शक हैं, देखें, और IBC बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन तमाम लोगों तक जो भी इस तरीके का गलत काम करते हैं, जो सरकारी गाड़ियां जो इस्तेमाल होती हैं, जो अधिकारियों के लिए, जो प्रशासनिक लोगों के लिए, अगर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं रुतबे के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। और ऐसी खबरें हम दिखाएंगे। और शायद यही कारण है कि जिस तरीके से आदर्श ने खबर दिखाई, उसके बाद जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो तमाम जो लोग हैं ये खबर देख लें और समझ लें कि अगर आप किसी के ड्राइवर हैं, आप किसी के गनर हैं, या आप कुछ भी हैं प्रशासनिक अमले में, और अगर आप उस चीज का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें आती है कि किसी कोतवाल की कुर्सी पर किसी ने रील बना ली, कोई थाने के अंदर रील बना रहा है, तमाम ऐसी चीजें आती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन जब होता है
तो आपके होश ठिकाने आ जाते हैं कि आखिरकार इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। सरकार ने आपको जो चीजें उपलब्ध कराई हैं, उस सरकारी अधिकारी को प्रशासनिक कार्य करने के लिए उपलब्ध कराई है, ना कि किसी का प्रदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। लेकिन इतना जरूर है, इसी तरीके से अपने खबरों से जनता का दिल जीतिए और आईबीसी लगातार आपके ऐसी खबरों को दिखाएगा और बताएगा कि किस तरीके से जो लोग सरकारी कामों का दुरुपयोग करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, या फिर जो उनको मिला है उसका दुरुपयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अखंड जी, ये बताइए। शिकायतें काफी दिनों से आ रही थी। अखंड, ये शिकायतें एसडीएम की गाड़ी को लेकर शिकायतें काफी दिन से आ रही थी कि एसडीएम साहब तो नहीं मौजूद, लेकिन उनका जो ड्राइवर है गांव की गाड़ी लेकर एसडीएम की जाता था और हीटर की भी बोला जाता था, जबकि अधिकारी नहीं बैठे होते थे। लेकिन वहाँ के गांव के लोग काफी परेशान थे, कई बार मना भी किया कि आप इस गाड़ी को हूटर को बजाइए, लेकिन वो अपने रौब बांटने को लेकर वो हूटर को बजा और केस कर देते थे। इसी से वो लोग नाराज हुए और उसको वायरल किया। और उस खबर को सिर्फ आईबीसी 21 ने अकेले ही खबर कर दिखलाई थी, जिसका असर देखने को मिला। एसडीएम के जो ड्राइवर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी अखंड, बिल्कुल गिरफ्तारी ये होगी ही, सबसे अगर बड़ी इस तरीके एक की मोहर लगी है। कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं भदोही से। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड, अगर भदोही की बात की जाए तो भदोही में एक कल फर्जी जो रेप कांड का जो है कि पर्दाफाश भदोही पुलिस ने किया है। जरा ऊपर कर लीजिए। उसमें यह बड़ी रोचक जानकारी मिली है कि इस तरीके से भदोही में लगातार ये संगठन जो है कि महिला के साथ मिलकर के किसी के ऊपर जो है कि गलत आरोप लगा करके एक फर्जी रेप कांड का जो है कि ये लोग अपनी संगठन के बदौलत कार्य करते थे। उसमें भदोही पुलिस ने जो है कि बड़ा बड़ा सफलता हासिल किया है। इसमें लगभग 3 लोगों को हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया है एवं एक की खोज चल रही है जो अभी फरार चल रहा है। इसमें भाजपा नेता वीरेंद्र शुक्ला एवं अधिवक्ता प्रवेश त्रिपाठी के विरुद्ध महिला ने गोपीगंज थाने में शिकायत की थी। इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने इसको जो है संज्ञान में लेकर के इसकी पूरी गहनता से जांच की। जांच में यह पता चला कि जो सुशील दुबे एवं भाजपा नेता वीरेंद्र शुक्ला एवं जो और भी लोग थे इसमें, ये सारे लोग मिलकर के एक कुचक्र बनाते थे कि किसी को अगर फंसाना है तो आप जो है कि महिला को आगे कर करके बताइए क्या कैसे करना है, वो कर देते थे। इसमें हुआ ये कि ये जो वीरेंद्र शुक्ला के भाई थे अशोक शुक्ला, इन दोनों की प्रॉपर्टी की विवाद चल रही थी। प्रॉपर्टी की विवाद में जब जो कोई सफलता नहीं मिल रही थी तो ये लोग इस गैंग से मिले और इस गैंग में जो है कि ऐसे हरकतें लगातार की जा रही, जहां तक भदोही पुलिस ने बताई है। इसमें फिर यह जानकारी मिली कि जो भदोही पुलिस है, भदोही पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की कि यह जो संगठन है, यह संगठन बस जो है कि महिला को आगे कर, जो महिला सुमन पांडे बताया जा रहा है, सुमन पांडे अयोध्या की है, उसको आगे कर यह लोग जो है कि फर्जी रेप कांड का एक जो है गोपीगंज थाने में आकर के तहरीर देते हैं। तहरीर के बाद जो है कि यह अपना प्रेयर करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ। लेकिन जब भदोही पुलिस ने इसकी गहनता से जांच की तो उसमें सब कुछ बिल्कुल उल्टा नजर आया। जो कहीं ना कहीं जो अपराध है, अपराध को लेकर के बड़ा सवाल उठता है कि इसी तरीके से अपराध बनाए जाते हैं क्या? ये सवाल उठता है पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर भी कि इस तरीके से लगातार ये कई संगठन पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, आखिरकार ये संगठन चल कैसे रहे हैं? और जब इतने दिन हो गए इसके बाद जो है इसका खुलासा हुआ तो अभी यह भी सवाल उठता है कि ऐसे और भी कई संगठन चल रहे होंगे जिसमें कि महिला को आगे कर कोई भी अपराध को जो है कि अंजाम देने की बात कही जाती है। लेकिन बात अगर उसमें देखा जाए दूसरी तरफ तो उसमें कुछ और नजर आता है। जी अखंड। बिल्कुल अभिषेक, सबसे बड़ी बात है ये रैकेट है और ये रैकेट लोगों को फंसाने के लिए बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है जब इस रैकेट में एक महिला ही शामिल हो और महिला ही झूठे आरोप लगाए कि इन्होंने मेरे साथ इस तरीके का कृत्य किया है, तो पुलिस के सामने बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आती हैं, जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, उसको शंका होती है, तो जो विपक्षी दल भी हैं वो भी कभी ना कभी आगे चल करके चले आते हैं कि इस तरीके का घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो ऐसे भी सामना पुलिस को करना पड़ता है। लेकिन जो खबर आपने बताई अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में भी ऐसे रैकेट कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं और लोगों को झूठे जाल में फंसा करके उनसे धन उगाही की जाती है। सवाल यही है कि जिला प्रशासन हो या पुलिस विभाग के जो तमाम अधिकारी कम से कम ऐसे रैकेट के खिलाफ कहीं ना कहीं एक संगठित जो अपराध कर रहे हैं लोग,
इनके लिए कहीं ना कहीं अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की तमाम घटनाएं निकल करके अब सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा बात है इसमें जो निकल करके सामने आती है कि ईमानदारी से जो लोग सच में शिकायत कर रहे हैं अभिषेक, जो सच में इस तरीके से जो रेप पीड़िता हो या जिनके साथ छेड़खानी घटनाएं होती हैं, जो सच में जाकर के पुलिस के सामने कंप्लेन करती है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी शक गहराने लगता है और पुलिस उसको भी शक की निगाह से देखने लगती है। तो जो समाज में इस तरीके के लोग हैं, इनको पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग समाज को ना सिर्फ दूषित करने का काम कर रहे हैं, बल्कि जो सही लोग हैं उसकी वजह से उनको भी न्याय मिलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी अखंड, एक दूसरी खबर भदोही से है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ यह भदोही विकासखंड के घसकरी ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कुछ ग्रामीण हैं यह लगातार जो है कि शिकायत करते हुए नजर आते हैं और इसमें कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर नजर आता है जो यहाँ का ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान की शिकायत ये हुई है, जो प्रार्थना पत्र मिला है, प्रार्थना पत्र में यह दिखाया गया है कि जो खासतौर से देखा जाता है जो ग्राम पंचायत के प्रधान चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, उसके बाद उनके परिवार से अगर कोई व्यक्ति मनरेगा में कार्य करता है या फिर जो गांव में विकास के कार्य होते हैं, जो फर्म जो है कि काम करती आकर के, अगर उसी का फर्म हो, उसी के घर वाले मनरेगा में मजदूर हो, तो ये बड़ा सवाल उठता है। यही हाल भदोही के घसकरी गांव में जानकारी मिली है कि भदोही के घसकरी गांव का जो प्रधान है, प्रधान के भाई भतीजे एवं जो भी परिवार के और भी जो सदस्य हैं, ये लोग मनरेगा के मजदूर बनकर के जो भी भुगतान का पैसा है, भुगतान के पैसे को जो है उठाए एवं जो भी ग्राम सभा के विकास में जो अहम भूमिका जो फर्म निभाती है, जिसमें जिस फर्म से ग्राम सभा की विकास कार्य का जो है कि पूरी सफलता दी जाती है, उसी फर्म में प्रधान के भाई के संगठन जो है कि फर्म का नाम बताया जा रहा है। वह प्रधान जो है कि ये जो प्रधान है घसकरी का, वो ये प्रधान स्वयं अपने परिवार के जो है कि सदस्यों को फर्म बनवा करके उसी को जो है कि जो ठेका पट्टा जो है कि दे करके और उसी से कार्य कराते आ रहे हैं एवं जो मनरेगा के मजदूर हैं, मजदूरों का भी एक तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो अभी मैं इस वक्त जहां हूँ, यहाँ ग्रामीण ग्रामीण भी मौजूद है जो यहाँ याचिका करता है। इन्होंने डीपीआरओ के यहाँ शिकायत भी की थी। तो मैं जो है कि जरा इनसे भी बातचीत करूंगा और बताऊंगा पूरे उत्तर प्रदेश को, दिखाऊंगा कि आईबीसी 24 है, ये लगातार ग्राउंड पर जाकर के अपनी बातों को एक नई दिशा देता है और जनता की आवाज बनता है। तो जिस तरीके से आपने शिकायत किया जाकर के जिला पंचायत राज अधिकारी को भी आपने पत्रक दिया, मुख्य विकास अधिकारी को भी पत्रक दिया, तो पत्रक में क्या आपने दिया, क्या ज्ञापन है आपका? मैं कमलाकांत दुबे, समाज सेवी, ग्राम पंचायत घसकरी का निवासी हूं। मैंने जो है 17 फरवरी 2025 को तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय विशाल सिंह साहब को चिट्ठी दिया। उस समय सीडीओ शिवाकांत द्विवेदी थे और डीपीआरओ वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा हैं। इन दोनों ने मिलकर के इस खनन माफिया प्रधान, शासन का उल्लंघन करने वाला, अपने परिवार को मजदूरी में रख करके जेसीबी से काम करा करके मजदूरी का भुगतान किया। अगर इसमें इस शिकायत को जानकारी इसको हुआ तो ये जानकारी हुआ तो ये ने कहा कि आपको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं ग्राम पंचायत घसकरी के अलावा 20 ग्राम सभा को कंट्रोल करता हूँ। कमीना कमलाकांत दुबे, आपने जो है शिकायत करने की हिम्मत जुटाया है। देखिए अमेरिक बातें न बोले, बिल्कुल अपनी बात को रखें, और हमको झुकाया है, हमारे खिलाफ शिकायत करने के लिए कहा है। हमारे जो है तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय साहब विशाल सिंह साहब, उन्होंने 17 फरवरी 2025 को ग्राम पंचायत घसकरी की जांच कमेटी गठित किया। उसमें शिवाकांत द्विवेदी ने और डीपीआरओ संजय कुमार मिलकर के जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानपुर को जांच सौंपा और वो जांच में खाना पूर्ति हो गई। अब हमारी जांच नए हमारे सीडीओ साहब माननीय आदरणीय पूजनीय बाल गोविंद। बिल्कुल अभिषेक, पूरी खबर समझ में आ रही है कि जिस तरीके से एक तो पहली बात गलती करते हैं, ऊपर से सीना जोरी करते हैं और कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो उसको ही जान से मारने की धमकी तमाम ऐसी चीजें सामने आती है। लेकिन आईबीसी अमर्यादित भाषा का
उपयोग अपने माध्यम अपने चैनल पे नहीं करेगा। और जिस तरीके की इन्होंने भाषा का उपयोग किया है, बिल्कुल गुस्से में हो सकता है, लेकिन इसका हम समर्थन नहीं करते। आईबीसी बिल्कुल भी अपने प्लेटफॉर्म पे इस बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। जिस लेकिन तरीके से ग्राम जिस पंचायतों तरीके में इस से तरीके की हरकतें प्रधान होती है ने तो थोड़ा अपने रोष व्याप्त होता है। लेकिन ये जो मेराजी टिप्पणी कही कि इसकी आईबीसी 24 पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल यह जो घसकरी का मामला है, इसको लेकर के आईबीसी 24 लगातार जो है कि ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है। इसमें जो भदोही के अधिकारी हैं, जैसे कि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, इनसे वार्ता करेगी और जानेगी कि आखिरकार यह जो है कि कारनामा जो एक ग्राम पंचायत में भी सामने आया और आखिरकार कितने ग्राम पंचायतों में यह खेल रचा जा रहा है, जिसमें जो भी जिला पंचायत के कार्य हो रहे हैं, ग्राम पंचायत के कार्य हो रहे हैं, जिसमें सरकार की ये प्राथमिकता है कि ग्राम पंचायत की जो निधि है 15वीं और 7वीं वित्त, इससे कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को बदला जा रहा, तस्वीरें बदल रही हैं। लेकिन जब तस्वीरें बदलने की बात सरकार करती है और कवायद भी करती है, लेकिन जब यह सवाल उठता है कि एक ही व्यक्ति अपनी तस्वीर बदल रहा है, अपनी व्यवस्था बदल रहा है, तो ये बड़ा सवाल उठता है पूरे जिला प्रशासन पर। बिल्कुल उठता ही है अभिषेक, और शायद यही कारण है कि सवाल उठ खड़े हो कि जो भी विसल ब्लोअर है, जो कम से कम शिकायत कर रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उल्टा अगर उसको जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो अपने आप में समझ से परे जब जिला प्रशासन को भी ऐसे प्रधान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। अगर जांच में जो दोषी निकलता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ऐसी तमाम खबरें आई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि प्रधानों ने किस तरीके से ना सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग किया है, बल्कि सरकारी धन को लूटने के लिए भी तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। बने रहिएगा और इस खबर से एक बार जरूर और भी डिटेल के साथ अपडेट कराइएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि जिस तरीके से ग्राम प्रधान लगातार ना सिर्फ जनता के पैसों का, सरकार के पैसे का दोहन करते हैं, जो विकास कार्यों के लिए पैसा आता है उसका उपयोग ना करके अपने परिवार के डेवलपमेंट में उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। और प्रशासन के जो प्रशासनिक अमले हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उसकी जांच पड़ताल की, वही अगर आंखें मूंद करके बैठे रहेंगे, तो कैसे उनका खुलासा होगा जो घपलेबाजी तमाम जो प्रधान है वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समान जानकारी के लिए। सरफराज हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? शेखर जी, आपको बता दें, हमारे बहराइच पे एक प्रज्ञा पॉलीक्लिनिक है, जहाँ पे मरीज को टाइफाइड के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। पर भर्ती कराने के पश्चात डॉक्टर ने उसके आंतों का ऑपरेशन कर दिया, ऐसा मामला निकल के आ रहा है। और बता दें, परिजनों का डॉक्टर पे लापरवाही करने का आरोप लगाया है। और ये बहराइच कोतवाली देहात के क्षेत्र में स्थित है, क्लिनिक का मामला है जो डॉक्टर आर.डी. मिश्रा। और उन्होंने ये बोला, आर.डी. मिश्रा से जो बाइट भी मैंने भेजी है, विजुअल भी भेजी है, तो उन्होंने ये चीज बताया है कि उसको आंतों में दिक्कतें थी, तो इस वजह से उसका ऑपरेशन करके उसको बचाया जाए, लेकिन मौत हो गई उसकी ऑपरेशन के कारण। और आपको बताएं, बहराइच में देखा जाए तो काफी बिना नवीनीकरण, बिना रजिस्ट्रेशन के कई हॉस्पिटल, पैथोलॉजी संचालित है। पर सीएमओ क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे सीएमओ साहब बहराइच क्या की कर रहे हैं? उनकी जो जिम्मेदारी क्या कर रहे हैं? कुछ करते हैं कि नहीं करते हमारे हैं, कि क्या बहराइच, लिया ऑफिस में बैठे हुए हैं? हमें तो लगता है कि सब पैसे का ही खेल है। मैं तो खुल के ही बताऊंगा, पैसे पे ही सब कुछ होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटर, झोला छाप डॉक्टर, लेकिन बहराइच में कभी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आगे देखते हैं कि आखिर सीएमओ करते क्या है। जी टाइफाइड का जैसा जानकारी बता रहे हैं आप कि टाइफाइड था और रात का ऑपरेशन कर दिया, युवक की मौत भी हो गई। ऐसे झोला छाप डॉक्टर बिना लाइसेंस के अगर अपनी जो हॉस्पिटल वाली दुकान है उसको चलाएंगे और सीएमओ साहब अपनी आंखें मूंद करके अपने दफ्तर में आराम फरमाएंगे, तो कैसे काम चलेगा भाई? अगर इसी तरीके मैंने से उत्तर बहराइच प्रदेश में स्वस्थ प्रदेश बनेगा, उत्तम प्रदेश बनेगा, कैसे बनेगा? कि सीएमओ साहब की कोई जिम्मेदारी है, आप कम से कम जिले में निकलिए, तमाम इस तरीके के जो झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान, हॉस्पिटल चला रहे हैं उनको बंद कराइए ना। राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसी ही दुकान चल रही है, उसके खिलाफ ना जाने कहां से कंप्लेन हो गई, बंद करने का भी मसला सामने आ गया है उस हॉस्पिटल को। लेकिन बदस्तूर उसका खेल जारी है, वो अपना नाम बदल करके दूसरा लाइसेंस लेके अपना काम करेगा। ऐसे कब तक चलेगा? और अगर उसी जगह पर इसी तरीके से अस्पताल चलते रहेंगे, तो उस कार्रवाई का क्या करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं आप? क्या दिखावे की कार्रवाई कर तो रहे अगर हैं? देखा खाना जाए खुद ही तो करनी है आपको। मानवता के खिलाफ एक खेल चल रहा है। मतलब इंसान से बढ़ के कोई नहीं है, लेकिन यहाँ तो इंसानों को ही जान से खेला जा रहा है। क्यों अखंड उनके जी? परिवार का नहीं है ना कोई? अगर उनके परिवार का होता तो शायद वो इंसान की अहमियत समझते कि इंसान की अहमियत क्या है।
ऐसे झोला छाप डॉक्टर अगर इलाज करेंगे लोगों का, जिनकी मृत्यु हो जाएगी इलाज के बाद, तो कौन जिम्मेदार होगा? राजधानी लखनऊ में एक अस्पताल का ऐसा मामला सामने आया कि एक व्यक्ति का पैर इस तरीके से उस अस्पताल ने खराब कर दिया कि उसके कई सारे ऑपरेशन करने पड़े, लाखों रुपए उसके इलाज में खर्चे हो गए। जब वो उसके लिए शिकायत करता है तो उसको ना सिर्फ धमकियां मिली, बल्कि उसके बाद उसको परेशानियां भी झेलनी पड़ी। हालात ऐसे रहे कि लड़ झगड़ करके उसने अपनी कंप्लेन करके उसके हॉस्पिटल के कहीं ना कहीं उसको निरस्त करा दिया लाइसेंस को। उसके बावजूद वो हॉस्पिटल चल रहा है, उसका संचालन चल रहा है, नाम बदल के चल रहा है, उसे कोई डर और खौफ नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और सीएमओ साहब, चाहे वो राजधानी लखनऊ के हो, पूरे उत्तर प्रदेश के हो या बहराइच के हो, जो भी जिला के जो कमान जिनके कंधों पर है, कम से कम उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और समझना चाहिए अखंड जी, कि कैसे देखिए जान अखंड के जी आपको कर रहे हैं जान के साथ लोगों की। बिल्कुल आपको ये भी बता दें कि हमारे बहराइच में जब जिला हॉस्पिटल था पहले, तो बहुत अच्छी तरीके से इलाज होता था, सब कुछ होता था। पर जब से ये मेडिकल कॉलेज हो गया है, तब से देखा जाए तो बहुत चीजों के लिए लापरवाही है। ज्यादातर आप देखें तो महिला वार्ड का, जबकि महिला वार्ड अलग है, मेल मेल हॉस्पिटल अलग है उसमें, लेकिन लापरवाही अगर देखा है तो महिला वार्ड में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए मजबूरन मरीजों को बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, लेकिन इस बात भी कोई कार्रवाई डॉक्टरों के ऊपर नहीं होती है। और आपको ये भी बता दें कि अगर आप सरकारी जियो देखें तो जियो के हिसाब से जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो अपने घर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो घर डॉक्टर पे कहाँ अपने मानते हैं आवाज से सरकार? प्रैक्टिस सबसे बड़ी करते हैं। बात तो यही है, सरकारी फरमान केवल और केवल कागजों तक ही सीमित है। अगर उन कागजों पर कोई बस कार्रवाई होती तो इनकी शायद इस तरीके की हिमाकत नहीं होती कि अस्पताल में अपने अस्पताल से, मतलब सरकारी अस्पताल से ज्यादा जहां उनको ड्यूटी देनी चाहिए थी, उससे ज्यादा वो बिल्कुल अपने क्लिनिक देते हैं, आराम फरमाते हैं, बिल्कुल पर वो जहमत नहीं उठाते हैं कि सरकारी अस्पताल में चले जहाँ पे हमें तैनात किया गया है, वहां लोगों का इलाज कर सके। फिलहाल इस खबर को लेकर के सीएमओ से भी उनका रुख जानिएगा, उनसे पूछिएगा बिल्कुल कि आप क्या इस पर पूरे मामले पर कोई कार्रवाई की है या नहीं की, और नहीं की है तो क्यों नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए सरफराज। थैंक अनिल हमारे साथ जुड़े हुए संभल से। अनिल, जो भी आप खबर बनाए, एक सवाल है आपसे। एक और बार जो एएसपी साहब है, जो पहले सीओ थे, उनका एक बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर एक कमेंट किया है कि जो टिकट ब्लैक करते थे वो आज बड़े नेता बन गए। पहली बात तो ये किस संदर्भ में उन्होंने बोला और क्या कारण था कि इस तरीके की टिप्पणी जो एएसपी साहब है उनको करनी पड़ी? जगन जो एएसपी अनुज चौधरी हैं वो काफी अपने बयानों के तौर पर चर्चा में रहते हैं, और जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे मीडिया से रूबरू हुए थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तो मेरा प्रमोशन हुआ है और मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, अभी मेरा कोई इस तरह का कोई प्लान नहीं है, ना ही मेरे कुछ दिमाग में है, ये भविष्य की बात है, भविष्य में क्या होता है वो सर्वज्ञ है, आगे की जानकारी किसको होगी। उसी को लेकर, राजनीति को लेकर उन्होंने बताया कि जो ये टिकट हैं, नेता हैं, वो ब्लैक ही हो रहे हैं। अखंड हाँ बिल्कुल अनिल, आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि सवाल था और उस सवाल का उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिया जवाब, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला और सही बात है, कई ऐसे राजनेता और प्रतापगढ़ में भी देखने को मिला है कि जिनके कई गंभीर आरोप हैं, कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, उसके बावजूद बड़े बड़े पद पर बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं और जब एक पुलिस महकमे का एक बड़ा अधिकारी इस तरीके की बात करता है तो कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय जरूर बनता है। जो खबर आप बताना चाहते हैं बताइए। जगन, संभल की खबर है। संभल में एक 1992 का प्राचीन शिव मंदिर है, और जिसमें के सन 2011 में एक दंपत्ति के द्वारा एक साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित किया गया था, और अब जाकर करीब 20 से 23-24 साल बाद अब उस साईं बाबा की प्रतिमा को मंदिर में से हटाया जा रहा है, और उसकी जगह पर गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी, और गणेश विसर्जन के दिन वो विसर्जित कर दी जाएगी। हमारी जो वहाँ के शास्त्री हैं उनसे पूछताछ हुई थी, पूछताछ में उन्होंने बताया कि सभी की सहमति से मूर्ति को हटाया जा रहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई वाद विवाद या किसी भी तरह का द्वेष नहीं है, लेकिन वही है कि समय लगा काफी। अखंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके की खबरें आती कहीं ना कहीं, देखिए सामाजिक जो ताना बाना है, यूं कहें कि जो सामाजिक हिस्सेदारी है लोगों की, कहीं ना कहीं इससे परेशानी होती है। संभल तो वैसे भी तनावपूर्ण माहौल वहाँ बना ही रहता है, तो ऐसे मामलों में प्रशासनिक अमला हो या फिर लोग हैं, कम से कम उनको सावधानी बरतने की बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं इससे तनाव पैदा होगा तो स्थितियां पूरे उत्तर प्रदेश में खराब हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राजधानी में, लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश ने इस वक्त कहरी मचा रखा है, क्योंकि चारों तरफ केवल केवल और केवल पानी ही दिखाई दे रहा है।
शायद ही कोई दिन होगा जब बारिश नहीं होती हो। कुछ दिनों की राहत मोहलत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से बारिश ने लोगों को परेशान किया है और राजधानी लखनऊ में भी कम से कम पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है और इसी बारिश में लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए बाहर निकल के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये राहत की बारिश नहीं है, ये आफत की बारिश है। बहुत सारी समस्याएं और भारी बारिश का अलर्ट है, वो भी मौसम विभाग ने जारी किया है। कई ऐसे जिले हैं जो इसको प्रभावित करेंगे, इसलिए घर से मौसम का अपडेट लेकर के बाहर निकले, क्योंकि तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचाई है। कहीं कहीं जो पेड़ हैं वो लोगों की जिंदगी के ऊपर मौत बन करके गिरे हैं और यही कारण है कि उनकी जिंदगी भी चली गई है। तो तमाम लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं अपने अपने जिलों का मौसम अपडेट लेके ही बाहर निकले और अगर भारी बारिश होनी है तो बिना जरूरी कार्य के बाहर ना निकले। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।